हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रेडियन लर्निंग। मैं कपिल गिरधर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं, लास्ट क्लास में हम लोगों ने प्रेपोजिशन पढ़ा था और प्रेपोजिशन के बारे में हमने अलग अलग जानकारी देखी कि उसको कुछ स्टेप्स में हम फॉलो करेंगे कि कुछ पार्ट्स में प्रेपोजिशन को सीखा जाता है और कुछ लेवल पे हमने स्टार्ट भी कर दिया था। तो आज उसी क्लास को हम कंटिन्यू करेंगे। तो आज की क्लास में फिर से हम प्रेपोजिशन के बारे में थोड़े और वर्ड्स जानेंगे। ठीक है, तो कौन कौन से वर्ड्स आप लोगों ने जान लिए थे उसको आप बड़े ध्यान से रिवाइज कर लेना, और कुछ और वर्ड्स हैं प्रेपोजिशन के जो आपको आगे सीखने हैं। अब देखिए, तो एक प्रेपोजिशन में ना हम एक वर्ड यूज कर लेते हैं बिटवीन, एक वर्ड यूज कर लेते हैं जिसको बोलते हैं बिटवीन, और एक वर्ड होता है जिसको हम बोलते हैं अमंग। तो अमंग और बिटवीन, ये दो वर्ड हम यूज करते हैं। और आपने देखा होगा कि ऐसे ही एक वर्ड लिखा होता है अमंगेस्ट, अमंग से ही बनता है एक वर्ड और जिसको बोलते हैं अमंगेस्ट। तो ये तीन वर्ड हम देखेंगे किस तरह से यूज करना है। तो देखो जरा, तो जब हम इनको यूज करते हैं बिटवीन, अमंग और अमंगेस्ट को, तो बिटवीन को आपने देखा होगा हम जनरली यूज करते हैं दो लोगों के लिए, दो पर्सन के लिए, दो प्लेसेस के लिए। मतलब बिटवीन का रोल दो के लिए होता है। लेकिन हम अमंग और अमंगेस्ट की बात करते हैं तो ये दोनों हम यूज करते हैं 2+ के लिए, यानी दो से ज्यादा के लिए इसको यूज किया जाता है। और आप इनका सबका मीनिंग, जो हिंदी में अगर इनका मीनिंग निकालेंगे तो इनका मीनिंग होता है बीच में। कोई चीज अगर बीच में है तो बीच में की रिस्पेक्ट में हम देखते हैं कि दो के बीच में है या फिर दो से ज्यादा के बीच में है। तो उसी हिसाब से हम क्या लगाते हैं, प्रीपोजिशन। तो आप ध्यान दें, बिटवीन का मतलब दो के बीच में होता है और बहुत सारों के बीच में क्या लिखा जाता है, हमेशा अमंग या फिर अमंगेस्ट लिखा जाता है। जैसे देखिए, अगर मैं बोलूं फादर डिवाइडेड his property dash the sons। एक तो ये लिखा हुआ है और एक हम लिख दें इसी सेंटेंस को सेम, और यहां पे मैं लिख दूं ट्यूशंस। अब देखो, ट्यूशंस बोलूं चाहे द सन्स बोलूं, अब देखो अगर मैं द सन्स बोलता हूं तो इसका मतलब है कुछ ज्यादा होने चाहिए, क्योंकि अमंग और अमंगेस्ट कहता है इनको यूज करने के लिए आपका नाउन मस्ट बी प्लूरल। आपका नाउन कैसा होना चाहिए, प्लूरल फॉर्म में होना चाहिए। प्लूरल फॉर्म का मतलब उसमें एस लगा होना चाहिए। तो अगर देखा जाए तो सन्स लिखा हुआ है तो हम एक्सपेक्ट करेंगे ये दो से ज्यादा है, इसीलिए यहां पर हमें क्या लिखना चाहिए, हमें यहां पे लिख लेना चाहिए अमंग, या फिर आप क्या लिख सकते हो इसमें, अमंगेस्ट भी लिख सकते हो। आप चाहो तो इसी में लिख दो अमंगेस्ट, अमंग भी ठीक रहेगा और यहां पे अमंगेस्ट भी ठीक रहेगा, क्योंकि यहां पे ज्यादा की बात कर रहे हैं। लेकिन नीचे सेम सेंटेंस के साथ मैं लिखूं टू सन्स, दो सन्स। अब दो सन्स की बात कर रहे हैं ना, तो उनके बीच की जो बात होती है तो हमें क्या लिखना चाहिए, हमें लिखना चाहिए बिटवीन। क्या लिखना चाहिए, बिटवीन लिखना चाहिए। यानी कहने का मतलब दो के बीच की बात करते हो तो बिटवीन आना चाहिए, अगर दो से ज्यादा के बीच की बात करोगे तो अमंग और अमंगेस्ट आना चाहिए। फिर से एक एग्जाम्पल देखते हैं। एक एग्जाम्पल, अगर मैं बोलूं राहुल इज सिटिंग, कि राहुल बैठा हुआ है, राहुल इज सिटिंग डैश द स्टूडेंट्स। वो स्टूडेंट्स के बीच में बैठा हुआ है। अब मान लो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं तो अभी मैं लिख पा रहा हूं स्टूडेंट्स, और एक में लिख दूं डैश रोहित एंड मोहित। अब देखो राहुल कहां बैठा है, रोहित और मोहित के बीच में बैठा है। तो अगर मैं यहां देखूं रोहित और मोहित दो की बात कर रहे हैं तो हमें क्या लिख देना चाहिए, यहां पर बिटवीन लिखना चाहिए। लेकिन अगर हम दो से ज्यादा की बात करते हैं, अगर आप दो से ज्यादा की बात करोगे तो आपको क्या लिखना चाहिए, स्टूडेंट्स के लिए क्या लिखा जाएगा, अमंग। तो यहां पे यूज कर लेना चाहिए हमें अमंग, या फिर अमंगेस्ट लिख दो, दोनों ही यूज कर सकते हो। तो देखो सिंपल इज दैट, बहुत ज्यादा लॉजिकल सोचने की जरूरत नहीं है। आप देखोगे दो के बीच की बात करते हैं तो बिटवीन लगाओ, और अमंग और अमंगेस्ट को यूज करने के लिए हम प्लूरल फॉर्म का यूज करते हैं, एस वाले फॉर्म का यूज करते हैं, और उसके साथ हम इनका सबका मीनिंग बीच में होता है। तो ट्यू लिखा है या दो अलग अलग नाम लिखे हैं, देखो दो लिखा है या दो अलग अलग नाम लिखे हैं, फिर तो हम बिटवीन लगाएंगे। लेकिन अगर मुझे कोई प्लूरल फॉर्म दिखाई देती है तो मैं उसमें क्या यूज करूंगा, उसमें मुझे यूज करना चाहिए अमंग या फिर अमंगेस्ट यूज करना चाहिए। इस तरह से चलना पड़ेगा आपको। एक और सेंटेंस देखो, क्योंकि अब बच्चे जानना चाहते होंगे सर क्या अमंग और अमंगेस्ट में भी कोई डिफरेंस होता है, तो जरा देख लेते हैं उसको भी। अब मैं लिखूं आपके लिए कि देयर इज नो क्लोज बॉन्ड ऑफ
फ्रेंडशिप, ऑफ फ्रेंडशिप। तो क्लोज बॉन्ड ऑफ फ्रेंडशिप नहीं है, डैश एक ऑप्शन मैं देता हूं यूएस अस, और एक ऑप्शन देता हूं THEM देम, और एक लिखता हूं डैश द टू ब्रदर्स। फ्रेंडशिप का बॉन्ड ही नहीं है ब्रदर्स के बीच में। अब देखो दोनों में फर्क क्या है। अगर हम देखते हैं यहां टू लिखा है तो सोचने की जरूरत ही नहीं है। यहां पे तो हमें क्या यूज करना पड़ेगा, बिटवीन आएगा। यहां पे सोचना ही नहीं है, आपको बिटवीन लगाना है। लेकिन अगर मैं अस लिखता हूं, देम लिखता हूं, तो अस का मतलब तो क्या होता है, ज्यादा, हम लोग। देम का मतलब क्या होता है, वे लोग। तो ये ज्यादा की सेंस आ रही है, और ज्यादा की सेंस है तो अमंग भी लगा सकते हो, अमंगेस्ट भी। पर आप ध्यान देना, एक बात को ध्यान दे कि अगर आप चाहते हैं कि दोनों में अंतर समझ में आए आपको, तो अमंग और अमंगेस्ट में जो मेन डिफरेंस होता है वो होता है इनिशियल लेटर का। यानी जो अमंगेस्ट होता है ना, वो ध्यान रखें कि जो वर्ड में आप अमंगेस्ट लगा रहे हो उसका इनिशियल लेटर, पहला लेटर वावल साउंड का होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, वावल साउंड का होना चाहिए। तो वावल साउंड का होता है तो हम अमंगेस्ट यूज करते हैं, वावल का नहीं होता है तो हम क्या यूज कर लेते हैं, हम इसमें अमंग यूज करते हैं अगर दो से ज्यादा की बात आती है। जरा देख लो, आप यहां पे अस लिखा हुआ है, तो अस में ना शुरू में ही अ की साउंड आती है, अ की। तो यहां प्रेफरेंस किसको जाएगी, यहां प्रेफरेंस जाएगी अमंगेस्ट को जाएगी। यहां पे देखो क्या लिखा है, देम। अब देम लिखा है क्योंकि इसके अंदर, तो देम में प्रेफरेंस द की लिखी है ना, शुरू में द आ रहा है, तो द आ रहा है, तो इसमें प्रेफरेंस किसकी जाएगी, अमंग की जाएगी। क्योंकि ध्यान रखना, अगर एक दो से ज्यादा है, प्लूरल फॉर्म में है, तो आप ध्यान रखना हमें अमंगेस्ट और अमंग लेना है, क्योंकि दोनों में अंतर देखना था आपको। तो देखो कैसे पता चलेगा, इनिशियल लेटर, पहला लेटर क्या लिखा है, अ से शुरू हो रहा है, वावल साउंड के कारण क्या आएगा, अमंगेस्ट। यहां द से शुरू हो रहा है तो क्या लिखना चाहिए, अमंग। यही अंतर होता है अमंग और अमंगेस्ट में, साउंड से पता चलता है अमंग लगाना है कि अमंगेस्ट लगाना है। ओके डियर स्टूडेंट, इस तरह से चलना पड़ेगा आपको। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में देखो, अब नेक्स्ट वर्ड हम लिखते हैं आपके लिए एक, जब भी देखते हैं तो अपना कभी कभी एक डिग्री का यूज करते हैं, उस डिग्री को बोलते हैं कंपैरेटिव डिग्री। उसको क्या बोला जाता है, कंपैरेटिव डिग्री। देखो बड़े खास आपको मैं सिखाने जा रहा हूं प्रीपोजिशन। एक आप यूज करते हैं कंपैरेटिव डिग्री। कंपैरेटिव डिग्री क्या होती थी, याद करो, जब आप बेसिक एडजेक्टिव पढ़ते थे ना, तो उसमें डिग्री की फॉर्म्स होती थी, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री। कैसे यूज करते थे, आप यूज करते थे गुड, बेटर, बेस्ट, लार्ज, लार्जर, लार्जेस्ट, ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल। तो हमें जो मोर ब्यूटीफुल बोल रहे हैं, लार्जर बोल रहे हैं, ER वाला वर्ड, वो कौन सी डिग्री होती है, हमारी कंपैरेटिव डिग्री। तो कंपैरेटिव डिग्री जब भी यूज की जाती है, जैसे कि मैं लिखूं आपके लिए लार्ज, एक लार्ज से बनेगा लार्जर। अगर मैं लिखता हूं हाई, तो हाई से बनेगा हायर। और अगर मुझे लिखना है ब्यूटीफुल, तो मैं इससे क्या बना दूंगा, मोर ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल। ओके डियर, तो इस तरह से, तो हाई, इसे लार्जर, हायर और मोर ब्यूटीफुल। तो हम इसका फर्स्ट रूल बना रहे हैं कि इसके साथ हम कौन सा प्रीपोजिशन यूज करेंगे। तो ध्यान देना, जब जब कंपैरेटिव डिग्री आती है ना, तो आपको एक वर्ड यूज करना पड़ता है, THAN देन, THAN देन, यानी आपको एक वर्ड यूज करना है देन। देखो कुछ राइटर इसको मानते हैं कंजंक्शन, कुछ मानते हैं प्रीपोजिशन, लेकिन हमें पढ़ना है क्योंकि ये भी वर्ड इंपॉर्टेंट होता है, तो इसको प्रीपोजिशन भी मान लिया जाता है अगर ये वर्ड के साथ जुड़ा होता है, नहीं तो इसको कंजंक्शन भी मान लिया जाता है। तो अब ध्यान देना, लेकिन हम डिग्री की यूज करते हैं तो हमें वर्ड क्या लेना पड़ता है, THAN, यानी देन लेना होता है। EN नहीं लिखते हैं, EN अलग चीज होती है, तो हमें देन लेना होता है। लेकिन जब उसी सेंटेंस में कंपैरिजन का सेंस रहेगा, जब हम कंपेयर करते हैं आपस में चीजों को, तो कंपैरेटिव डिग्री यूज करते हैं कंपेयर करने के लिए। कभी कभी ना आप ऐसे वर्डों का यूज करते हैं जो वर्ड IOR से एंड होते हैं। IOR से एंड होने वाले वर्ड्स के नाम देखो, जैसे आप यूज करते थे सीनियर, IOR से खत्म हो रहा है। आप यूज करते थे जूनियर, जूनियर, सीनियर हो गया, जूनियर हो गया, प्रायर हो गया। ऐसे ऐसे वर्ड्स जिनकी एंडिंग किससे हो रही है, देखो स्टूडेंट, IOR से हो रही है। आप भी बहुत सारे वर्ड जानते होंगे, सीनियर, जूनियर, प्रायर, इंटीरियर, इंफीरियर, एक्सटीरियर, काफी सारे ऐसे वर्ड्स होते थे जिनकी एंडिंग हम किससे करते थे, IOR से करते थे। तो ये किनसे एंड हो गए, IOR से। तो IOR से खत्म होने वाले वर्ड्स हैं ये,
और इनके साथ अगर मुझे देन लगाना हो तो बिल्कुल गलत माना जाता है। देन के प्लेस पे हमें यूज करना होता है प्रेपोजिशन टू। क्या यूज करते हैं? टू। देखो प्रेपोजिशन यानी हम दोनों में क्या करेंगे? कंपैरिजन करेंगे। कंपैरिजन में कंपैरेटिव डिग्री नॉर्मल आती है तो देन लगाते हैं, लेकिन अगर मैं कंपैरेटिव देख रहा हूं और इनसे एंड कर रहा हूं IOR से, तो डेफिनेटली हमें क्या लगाना चाहिए? टू लगाना चाहिए। और अगर इसकी एक और कैटेगरी बनाऊं जिसमें दो ही वर्ड आप यूज करते हैं, जैसे कि एक होता है प्रेफर, प्रेफर एक वर्ब होती है, और एक होता है प्रेफरेबल। प्रेफरेबल, प्रेफर और प्रेफरेबल, और एक बार यूज कर सकते हैं आप लोग नेक्स्ट, नेक्स्ट। तो ये सब है। इनके साथ ध्यान रखना, इनके साथ भी आपको क्या यूज करना है? प्रेपोजिशन टू यूज करना है। देन लगाना गलत माना जाता है, ये भी ध्यान रखेंगे। अब थर्ड नंबर पे क्या आता है? देखो जरा, थर्ड नंबर पे आता है एक वर्ड जिसको बोलते हैं डिफरेंट। क्या बोलते हैं? डिफरेंट। अब डिफरेंट लिखते हैं ना जैसे ही, तो इस डिफरेंट के साथ ना तो देन लगा सकते हैं ना ही टू लगा सकते हैं। आपको लिखा मिल सकता है क्या? देन। आपको लिखा मिल सकता है क्या? टू। ये दोनों गलत माने जाते हैं। आपको इसके साथ प्रीपोजिशन फ्रॉम यूज करना चाहिए। डिफरेंट फ्रॉम होता है, डिफरेंट देन नहीं होता। ठीक है डियर? तो इस तरह से देखो, ये सारे इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, इनको ध्यान रखना। इनके साथ खास प्रीपोजिशन लगाते हैं, देन, टू और फ्रॉम लगाते हैं। एग्जाम्पल समझते हैं, एग्जाम्पल से थोड़ा और क्लियर हो जाएगा ये पॉइंट। जैसे देखिए, अगर मुझे लिखना है कि राहुल इज बेटर, राहुल इज बेटर डैश मोहित। आप इसका आंसर सोचते रहें, क्या क्या लिखेंगे आप, वर्ड के अकॉर्डिंग आंसर दें। फिर फर्स्ट तो ये हो गया, और सेकंड लिखते हैं आई वुड प्रेफर कॉफी डैश टी। और एक लिखूं मैं आपके लिए, शी इज वेरी डिफरेंट डैश मी। और लिखें आपके लिए, और लिखते हैं माई फ्रेंड इज सीनियर डैश मी। माई फ्रेंड इज सीनियर डैश मी। अब देखो, इन सब एग्जाम सेंटेंसेस में देखो तो आप प्रीपोजिशन यूज करेंगे, और जनरली ऐसे वाले में आपको जो दिखाई देगा वो कौन सा वर्ड प्रीपोजिशन दिखाई देगा? देन ही दिखाई देगा। पर ऐसा नहीं कि हर जगह पे देन लगाएंगे आप, हम वर्ड के अकॉर्डिंग चलेंगे। तो देखो, गुड का कंपैरेटिव डिग्री क्या होता है? बेटर। तो ये तो डिग्री निकला। अगर ये डिग्री है तो हमें यहां पे वर्ड क्या यूज करना होगा? हम यहां पर यूज कर लेंगे देन, THAN लगाना है। फिर अब देखो, यहां लिखा है वुड प्रेफर। अब ऐसा लिखा जाता है कि आई वुड प्रेफर कॉफी देन टी, ओवर टी, फ्रॉम टी। वो सब गलत है। आपको जैसे ही प्रेफर दिखाई देता है ना, तो प्रेफर और प्रेफरेबल के साथ फिक्स होता है क्या? टू। इनके साथ क्या लगाते हैं हम लोग? टू प्रीपोजिशन। शी इज वेरी डिफरेंट। अब देखो यहां पे क्या लिखा हुआ है? डिफरेंट। जैसे ही डिफरेंट लगाओगे तो हमें यहां पे क्या यूज करना पड़ेगा? फ्रॉम। डिफरेंट फ्रॉम होता है हमेशा। आगे देखो, माई फ्रेंड इज सीनियर। अब मैं सीनियर यूज कर रहा हूं तो IOR वाले वर्ड हो गए, ये IOR वाले वर्ड हो गए। तो IOR वाले वर्ड में भी क्या लगाना होता है? हमें प्रीपोजिशन टू लगाते हैं। तो देखो ना जरा ध्यान से, यहां प्रेफर की वजह से टू लगाया, यहां बेटर की वजह से देन, डिफरेंट के साथ फ्रॉम, और सीनियर के साथ भी क्या लगा दिया हमने? टू प्रीपोजिशन। यही हमने आपको सिखाया है कि कंपैरेटिव डिग्री आते ही देन लगाना है। अगर IOR वाला वर्ड आता है या फिर प्रेफर, प्रेफरेबल या नेक्स्ट आता है तो क्या टू लगाएंगे। और आप अगर डिफरेंट देखते हैं तो उसके साथ क्या लगा देंगे? उसके साथ आएगा फ्रॉम प्रीपोजिशन। ध्यान रखें, ये छोटी छोटी बातें जो मैं आपको बता रहा हूं। तो देखो ना, बिटवीन, अमंग में अंतर समझ में आया? बिटवीन दो के लिए यूज करते हैं, अमंग और अमंगेस्ट दो से ज्यादा के लिए यूज करते हैं। फिर हमारे सामने प्रीपोजिशन कौन सा आया कि हमने देखा कि कुछ कंपेयर करने वाले प्रीपोजिशन होते हैं। तो कंपैरिजन जब होता है तब आप डिग्री के अकॉर्डिंग देन लगाते हो, लेकिन IOR और प्रेफर, प्रेफरेबल के साथ टू लगाते हैं और डिफरेंट के साथ फ्रॉम लगाते हैं। इनको बड़े ध्यान से आपको समझना चाहिए। ओके डियर, आगे देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट देखिए,
अब नेक्स्ट प्रेपोजिशन जो मैं ले रहा हूं आपके लिए, जैसे देखो आपने देखा होगा कभी कभी ना हम एक वर्ब यूज कर लेते हैं डील, एक वर्ब यूज करते हैं डील। तो डील के साथ कभी कभी आप देखोगे क्या लिखा मिलेगा आपको, इन, डील इन। लेकिन कभी कभी हम देखते हैं डील के साथ हमें जो दिखाई देगा वो होता है विद, डील विद भी होता है, डील इन भी होता है। तो इसको किस तरह से करेंगे, अब जरा देख लो। डील इन का मतलब होता है बिजनेस से रिलेटेड, इसका मतलब किससे है, बिजनेस से रिलेटेड है, यानी व्यापार करने से संबंधित है। कि कोई पर्सन व्यापार करने की बात करता है, बिजनेस की बात करता है, तो डील के साथ हमेशा इन लगाना चाहिए। लेकिन डील के साथ विद कब लगता है, तो डील के साथ विद तब लगता है जब हम मीनिंग देना चाहते हैं टू फेस, किसी को सामना करना, टू हैंडल, किसी को हैंडल करना। तो हैंडल करना, सामना करना, अगर ऐसा लिखना चाहते हो तो आपको हमेशा डील के साथ विद लगाना चाहिए। मतलब सेंटेंस के हिसाब से पता चलता है कि इन लगाना है कि विद लगाना है। आप देखो जरा सेंटेंस को, सेंटेंस से और आइडिया मिल जाएगा आपको। देखो जरा, अगर मैं बोलता हूं माई ब्रदर डील्स डैश यार्न। अब यार्न का मतलब होता है धागा। अब मैं लिखूं एक और सेंटेंस आपके लिए कि आई कैन नॉट डील डैश द बैड स्टूडेंट्स। तो मैं बैड स्टूडेंट्स को डील नहीं कर सकता। अब देखो जरा, मैं यहां पे लिखता हूं कि माई ब्रदर डील करता है यार्न में। अब यार्न का मतलब धागे से है, यानी बिजनेस की बात करना चाहता हूं, तो बिजनेस की बात करेंगे तो हमें क्या लगाना चाहिए, इन। डील इन बिजनेस से रिलेटेड होता है। अगर मैं लिखता हूं यहां डील और आगे लिख रहा हूं बैड स्टूडेंट, तो मैं कह रहा हूं कि मैं डील नहीं कर सकता कि इनके साथ बैड स्टूडेंट, तो बैड स्टूडेंट से फेस नहीं कर सकता, उनको हैंडल नहीं कर सकता, इसीलिए मुझे क्या लगाना चाहिए, यहां पे विद लगाना चाहिए। तो ये एक बड़ा आसान सा है और आप इसको ध्यान देते, एग्जाम में आता भी है। तो डील के साथ क्या आ सकता है, इन, डील के साथ क्या आ सकता है, विद। वो उनके मीनिंग पे डिपेंड हो जाएगा। डील इन फॉर बिजनेस, और अगर आप डील विद लिखते हैं तो उसका मतलब होता है टू हैंडल, टू फेस। इस बात का आप ध्यान रखेंगे, इसको ध्यान से नोट कर लें। आगे देखते हैं नेक्स्ट। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट ना आप देखते हैं कि एक वर्ब होती है जिसको बोलते हैं मैरी। दुनिया की सबसे खूबसूरत वर्ब है ये, दुनिया की सबसे खूबसूरत वर्ब है ये मैरी। मैरी से खूबसूरत क्या है, सबसे अच्छा तो यही है कि मैरी का मतलब शादी करना। अब देखो मैरी तो करनी है भैया, शादी तो करनी पड़ेगी, पहले गवर्नमेंट सर्विस तो ले लो तभी तो शादी होगी, इसीलिए ध्यान से पढ़ो। अब देखो मैरी लिखा है, अब मैरी के बाद आप ध्यान देना, आपने देखा होगा कभी कभी आप प्रेपोजिशन लगाते हैं टू, प्रेपोजिशन लगाते हैं टू, लेकिन मैरी के साथ कभी कभी ऐसा भी होता है जो हमारी मैरी वर्ब है इसके साथ प्रेपोजिशन नहीं आता, यानी नो प्रेपोजिशन की लिखने की कोई जरूरत ही नहीं है प्रेपोजिशन को, ऐसा भी होता है। तो ये दोनों चीजें क्या है, इन्हीं को समझते हैं कि कब टू लगाना है और कब टू नहीं लगाना है। अब जरा देख लो कैसे पता चलेगा आपको। अगर मैं सोचूं कि मैरी के साथ टू लगना है तो आप ध्यान रखना ये डिपेंड किस पे करता है, इससे नहीं। जैसे हमें लगता है कि अगर लड़के से शादी हो रही है तो हमें टू लगाना चाहिए, लड़की से शादी हो रही है तो फ्रॉम लगाना चाहिए, ऐसा नहीं होता, ऐसा कोई रूल नहीं है। आपको याद रखना है कि टू ही लगाना है। अगर लगाना है तो आप ध्यान दें, मैरी के साथ टू तब लगता है जब आपका सेंटेंस का स्ट्रक्चर जो बना हुआ है वो एक्टिव नहीं पैसिव फॉर्म में बना हुआ है। अगर पैसिव फॉर्म में बना हुआ है तब टू लगता है, लेकिन अगर मैं इसको एक्टिव में लिखूं, अगर मैंने इसको एक्टिव में लिखा तो एक्टिव में मुझे किसी तरह का प्रीपोजिशन लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यानी कह सकते हैं कि मैरी वर्ब एक्टिव और पैसिव पे डिपेंड करती है कि टू लगाना है कि नहीं लगाना है। जैसे देखो एग्जांपल देखो, अगर मैं बोलता हूं कि शी मैरिड हिम, इस तरह से मैंने लिखा। अब सोचो जरा कि यहां पे तो वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी हुई है, सेकंड फॉर्म, इसको कौन सा टेंस बोलते थे, पास्ट इंडेफिनिट, तो ये तो एक्टिव हुआ। अगर ये एक्टिव सेंटेंस है, क्योंकि सेकंड फॉर्म पैसिव में तो थर्ड फॉर्म होती है, तो ये सेकंड फॉर्म है। अगर ये सेकंड फॉर्म है तो क्या टू लगाना चाहिए यहां पे, नहीं, एक्टिव में टू नहीं लगा सकते आप, शी मैरिड हिम होना चाहिए, शी मैरिड टू हिम होगा, गलत हो जाएगा वो नहीं होगा। और आप देखो ऐसे ही सेंटेंस का अगर आपका ट्रांसफॉर्मेशन का क्वेश्चन आता था
तो आप एक्टिव से पैसिव बनाते थे, तो कैसे बनेंगे? हिम को आगे लाओगे तो क्या बन जाएगा? ही रूल के नीचे रूल लगाओगे तो मैरिड क्या है? पास्ट टेंस। पास्ट टेंस का पैसिव कैसे बनता था? वोज वर लगाने के बाद थर्ड फॉर्म, तो ही वोज, अब थर्ड फॉर्म लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? मैरिड, ही वोज मैरिड। अब बात आती थी कि सब्जेक्ट को पीछे लेके ऑब्जेक्ट बना दो, तो मैं हर को पीछे लिखूंगा, शी को, तो मुझे लिखना पड़ेगा हर। अब हम जनरली सेंटेंसेस में क्या करते थे? एक्टिव से पैसिव बनाते समय बाय लगाते थे, अब नहीं लगेगा बाय। आप जैसे इसको पैसिव बनाओगे ना, तो आप इसके साथ फिक्स प्रीपोजिशन यूज करोगे, और वो कौन सी होती है? टू। यानी मैरी के साथ हमेशा टू लगाया जाता है, ना फ्रॉम ना बाय। आप ध्यान दें, यहां लिखना होगा ही वॉज मैरिड टू हर। यानी देखो ये एक्टिव था तो नो प्रीपोजिशन, लेकिन जैसे ही बन गया पैसिव तो आपको क्या लगाना पड़ा? टू। इसीलिए मैंने लिख दिया कि मैरी के साथ टू लगाओ या मैरी के साथ नो प्रीपोजिशन लगाओ। इस बात का आपको ध्यान रखना है। ओके डियर स्टूडेंट्स, ऐसे चलना है आपको। छोटी छोटी बातें हैं जो आपको ध्यान देनी है ताकि प्रीपोजिशन के क्वेश्चन आपके गलत ना हो। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे देखते हैं। नेक्स्ट देखिए, अब नेक्स्ट मैं आपको जो प्रीपोजिशन सिखा रहा हूं वो क्या है? देखो कभी कभी ना हम देखते हैं कि लिखा मिलता है हमें बिसाइड। क्या लिखा मिल जाता है? बिसाइड। और कभी कभी यहीं पे लिखा मिल सकता है आपको बिसाइड की जगह पे बिसाइड्स। अब देखो है तो एस का ही डिफरेंस इसमें, तो एस के डिफरेंस के कारण लेकिन बहुत बड़ा डिफरेंस हो जाता है। आप देखो तो बिसाइड जो है ना, इसमें साइड का सेंस है, साइड का। इसीलिए जो बिसाइड का मतलब बनता है वो क्या बनता है? इसका मतलब बनता है साइड में। साइड में का मतलब या तो वो लेफ्ट साइड होगी, या फिर वो कैसी साइड बनी जाएगी? राइट साइड। यानी होगा साइड से ही, जिसको हिंदी में क्या बोलते थे? इसको हिंदी में बोलते थे बगल में, यानी साइड में। ठीक है, इसको एक और मीनिंग से क्या जानते थे हम? एक और प्रीपोजिशन बोलते थे जिसको बोलते थे नेक्स्ट टू। इसको हम क्या नाम से जान सकते हैं? नेक्स्ट टू। देखो बिसाइड टू नहीं होता है, कभी कभी एग्जाम में क्या लिखा मिलेगा आपको? बिसाइड टू नहीं। अब बिसाइड टू नहीं होता है, अगर टू लगाना ही है तो किसको लगाओ? नेक्स्ट को। चाहे तो बिसाइड लिखो, चाहे तो फिर क्या लिखो? नेक्स्ट टू, क्योंकि दोनों का मतलब क्या होता है? या तो राइट या लेफ्ट, साइड में होता है इनका मतलब। लेकिन अगर मैं इस बिसाइड की बात करता हूं आपके लिए, तो इस बिसाइड का मतलब क्या होता है जिसमें एस लगा है? तो इसका मतलब होता है इन एडिशन टू। इनका मतलब क्या मिलता है? इन एडिशन टू, जिसको बोल सकते हैं हिंदी में के अलावा, के अतिरिक्त, इस तरह से। अब देखो ऐसे भी लिखने से कभी कभी आप लोगों को कंफ्यूजन हो जाता है कि एग्जैक्ट नहीं समझ में आ रहा कि क्या लिखना चाह रहा हूं मैं। देखो इसकी सबसे अच्छी क्लैरिटी कैसे होगी आपको? जब भी आप बिसाइड्स देखते हो, तो जब भी ऐसे पढ़ोगे ना, तो आप इसका एक अपोजिट वर्ड होता है उसको याद रखो। आपने देखा होगा कभी कभी ना एक वर्ड यूज करते हैं एक्सेप्ट वर्ड यूज करते हैं हम। तो एक्सेप्ट जो वर्ड होता है ना, एक्सेप्ट, तो ये आप कह सकते हैं जस्ट उसके अपोजिट मीनिंग कन्वे करता है, उसका अलग मीनिंग। देखो बिसाइड्स का मतलब क्या है? आप के अतिरिक्त बोलते हो। एक्सेप्ट का मतलब क्या होता है? छोड़ करके। तो बड़ी आसान लैंग्वेज में लिखवाऊं तो आप कह सकते हैं बिसाइड का मतलब होता है इंक्लूडिंग, मतलब किसी चीज को इंक्लूड करना। भाई जब मैं किसी को इंक्लूड करके बोलना चाह रहा हूं कि इस काम के साथ साथ ये दूसरा काम भी, तो जब मैं किसी को इंक्लूड करके बोलना चाहता हूं तो मुझे बिसाइड्स लगाना चाहिए। लेकिन अगर मैं नॉट इंक्लूड कर दूं, नॉट इंक्लूडिंग, इंक्लूड नहीं करना चाहता हूं, उसको छोड़ना चाहता हूं मैं, तो किसी को छोड़ने की बात करते हो, नॉट इंक्लूड करने की बात करते हो, तो आपको क्या लाना चाहिए? एक्सेप्ट लगाना चाहिए। मुझे लगता है इससे आपको बड़े आसानी से समझ आ जाएगा कि बिसाइड्स का मतलब इंक्लूड करने से है, ठीक है, और एक्सेप्ट का मतलब क्या होता है? छोड़ करके, यानी किसी चीज को हटा करके। ठीक है, इसको एग्जांपल से समझेंगे थोड़ा और क्लियर होगा। जैसे अगर मैं बोलूं कि आई कैन टीच all the subjects। देखो अब मैंने जब बोल ही दिया कि मैं सारे सब्जेक्ट पढ़ा सकता हूं, तो इसका मतलब मैं किसी और को तो इंक्लूड कर ही नहीं सकता, क्योंकि मैंने तो बोल ही दिया ना कि मैं सारे सब्जेक्ट पढ़ा सकता हूं। आई कैन टीच ऑल द सब्जेक्ट्स, मैं सारे सब्जेक्ट पढ़ा सकता हूं। फिर मुझे याद आया एक सब्जेक्ट नहीं पढ़ा सकता मैं, तो मैंने क्या किया? डैश मैथमेटिक्स।
अब देखो मैंने लिख दिया मैथमेटिक्स, इसका मतलब क्या हुआ कि मैंने बोल दिया मैं सारे तो पढ़ा सकता हूं पर मैथमेटिक्स को नहीं पढ़ा सकता। इसका मतलब मैं इंक्लूड नहीं करना चाह रहा मैथमेटिक्स को। तो नॉट इंक्लूडिंग का मतलब क्या होता है? एक्सेप्ट होता है, छोड़ करके, यानी नहीं लिखना चाहिए उसको। मैथ्स को छोड़ करके सारे पढ़ा सकता हूं, तो ये एक्सेप्ट भी प्रेपोजिशन है और आप इसको यूज करते हैं नॉट इंक्लूडिंग की सेंस में। अगर सोचो मुझे इंक्लूड करना था तो मैं बोलूंगा डैश अ good teacher dash a good teacher, I am a writer also, I am a writer also। मैं बोलना क्या चाह रहा हूं? देखो मैं राइटर तो हूं पर साथ साथ मैं क्या बोल रहा हूं? डैश अ गुड टीचर। तो यहां पे अब मुझे एक टीचर के साथ साथ कुछ और भी बताना है, तो मैं क्या यूज करूंगा? मुझे यूज करना होगा एक वर्ड इंक्लूड करने वाला, तो मैं क्या बोलूंगा? बिसाइड। बिसाइड, तो बिसाइड्स में एस लगाने की जरूरत पड़ेगी? नहीं लगाने की जरूरत पड़ेगी। क्या लगा? हाँ लगाना पड़ेगा, क्योंकि एक हम क्या बोलना चाह रहे हैं? जोड़ करके। तो बिसाइड्स अ गुड टीचर, एक अच्छे टीचर होने के साथ साथ आई एम अ राइटर ऑल्सो, मैं एक राइटर भी हूं। इस तरह से आपको चलना पड़ेगा, यानी हम बोलना चाह रहे हैं कि राइटर तो हूं, उसके साथ साथ मैं एक टीचर भी हूं। तो बिसाइड्स बीइंग अ गुड टीचर, बिसाइड्स बीइंग अ गुड टीचर, बीइंग ऐड कर देंगे, बिसाइड्स बीइंग अ गुड टीचर आई एम अ राइटर ऑल्सो, मैं एक अच्छे टीचर होने के साथ साथ एक राइटर भी हूं। तो मैं इंक्लूड करना चाह रहा था, और इंक्लूड करने के रिस्पेक्ट में मुझे क्या लिखना होता है? बिसाइड्स लिखना होता है। जबकि बिसाइड का तो मतलब ही अलग होता है, उसका तो मतलब रातों राइट से होता है या लेफ्ट से, यानी पोजीशन दिखाने के लिए इसको यूज करते हैं। पोजीशन कैसे? जैसे कोई बोले कि somebody is sitting dash me। अब कोई मेरे साइड में बैठा है, तो मैं क्या यूज कर सकता हूं कि somebody is sitting beside me। तो हम बोलेंगे somebody is sitting beside me, या मैं लिख सकता हूं नेक्स्ट के साथ क्या लगाना पड़ेगा? टू। ध्यान रखना है इस बात का, beside के साथ एग्जाम्स में ज्यादातर क्या लिखा मिलेगा आपको? टू, जो कि गलत है। हम नेक्स्ट के साथ टू लगा सकते हैं, लेकिन beside के साथ टू नहीं लगाते। और दोनों का मतलब क्या होता है? साइड में, साथ, बगल में, इस तरह से। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो देखो मैं समराइज करूं सारी बातों को, तो बिसाइड का मतलब किससे बनता है? डायरेक्शन से कह सकते हैं, दिशा से कह सकते हैं, या पोजीशन से कह सकते हैं, राइट और लेफ्ट साइड में। फिर बिसाइड्स का मतलब क्या होता है? किसी को इंक्लूड करना। एक्सेप्ट का मतलब क्या होता है? नॉट इंक्लूड करना। इस तरह से देख लेंगे आप। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो इस तरह से आपको चलना होगा। अब देखते हैं कुछ और अलग अलग प्रीपोजिशंस। देखिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में ना हम क्या करने जा रहे हैं? अब हम करने जा रहे हैं ये छोटे छोटे वर्ड्स के बारे में। जैसे एक होता है एट, एक यूज करते हैं इन, एक यूज करते हैं ऑन। आप देखो इनको हम दो चीजों के लिए भी यूज कर सकते हैं। एक आप देखोगे तो इनको हम यूज करते हैं टाइम बताने के लिए, यानी टाइम वाले वर्डों के साथ इनको यूज किया जाता है। और एक हम इसको यूज करते हैं प्लेस के लिए, यानी प्लेस दिखाने के लिए भी इनको यूज कर लिया जाता है। तो प्लेस और टाइम वाले प्रेपोजिशन होते हैं ये। तो प्लेस दिखाने वाले और टाइम दिखाने वाले प्रेपोजिशन छोटे छोटे एट लगाना, इन लगाना, ऑन लगाना होता है। तो इनको भी सीख लेते हैं किस तरह से डील करना है। तो सबसे पहले मैं आपको सिखाता हूं कि टाइम में किस तरह से ये तीनों प्रेपोजिशंस को हम यूज करेंगे। तो टाइम लेते हैं कोई, अब देखो टाइम लेंगे ना, तो आप देखो कि टाइम के कितने पार्ट्स बनते हैं। तो पहला पार्ट टाइम का बनता है जिसको बोलते हैं डेफिनेट पॉइंट ऑफ टाइम। क्या बनता है आपका? डेफिनेट पॉइंट ऑफ टाइम। तो पहला पॉइंट क्या बना हमारा? डेफिनेट पॉइंट ऑफ टाइम। डेफिनेट पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब होता है ऐसा टाइम जो 24 आवर्स में एक बार होता है, जो पक्का टाइम है, एग्जैक्ट टाइम है, उसको बोलते हैं हम डेफिनेट टाइम। फिर आपने देखा होगा एक टाइम ऐसा होता है जिसको बोलते हैं पीरियड ऑफ टाइम। क्या बोल दिया जाता है उसको? पीरियड ऑफ टाइम।
पीरियड ऑफ टाइम अलग तरह का टाइम होता है, क्योंकि वो पक्का टाइम नहीं होता, उसमें ड्यूरेशन होती है, उसमें ग्रुप होता है, एक लंबा टाइम होता है, तो उसको बोल दिया जाता है पीरियड ऑफ टाइम। और एक टाइम ऐसा होता है जिसको बोल दिया जाता है डे एंड डेट। क्या बोल दिया जाता है? डे और डेट, यानी कोई डे हो सकता है या फिर कोई डेट हो सकती है। तो तीन तरह के आपके क्या होने चाहिए? तीन तरह के प्रीपोजिशन बता रहा हूं मैं आपको। तीन तरह के प्रीपोजिशन कैसे सीखेंगे अब हम सीखेंगे डेफिनेट पॉइंट ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम, डे और डेट यूज करेंगे। तो जरा देखो कैसे कैसे यूज करना है प्रीपोजिशन, आप आगे समझें। देखो अब कौन सा प्रीपोजिशन लगाएंगे सबसे पहले, देखो तो सबसे पहले हम जानते हैं डेफिनेट पॉइंट ऑफ टाइम। तो डेफिनेट पॉइंट ऑफ टाइम बताने के लिए जो प्रीपोजिशन हमारे पास है वो कौन सा है? एट है। अगर मुझे पीरियड ऑफ टाइम दिखाना होगा तो मैं आपके लिए कौन सा प्रीपोजिशन यूज करूंगा? इन। अगर मुझे डे और डेट की बात करनी होगी तो मुझे प्रीपोजिशन कौन सा लगाना होगा? ऑन प्रीपोजिशन लगाना होगा, ऑन प्रीपोजिशन। ठीक है जी। आप देखो डेफिनेट टाइम, पीरियड ऑफ टाइम और डे और डेट्स, इनके लिए आज हम सीखते हैं कि किस तरह से प्रीपोजिशन लगाना है। तो कैसे लगाना है जरा देख लो। हम सबसे पहले जानेंगे ना इनके बारे में। तो मैं पहले क्या बोल रहा हूं? वंस, ऐसा टाइम, वंस इन 24 आवर्स, यानी ऐसा टाइम जो 24 आवर्स में एक बार होता है। यह सोचना पड़ेगा आपको। मैं आपको लॉजिक दे रहा हूं, देखो कि मैंने बताया कि वंस इन 24 आवर्स, ऐसा टाइम जो 24 आवर्स में एक बार होता है। अगर कोई टाइम एक बार हो रहा है 24 आवर्स में, तो आप ध्यान देना उसमें आप क्या लगाओगे? एट, क्योंकि वो पर्टिकुलर टाइम हो जाएगा, वो डेफिनेट टाइम हो जाएगा। दूसरी चीज आप देखोगे कि जो क्लॉकवाइज टाइम होता है, जो हम क्लॉकवाइज टाइम यूज करते हैं कि कभी 1 हो रहा है, कभी 2 हो रहा है, जो क्लॉकवाइज टाइम होता है उसको भी एक तरह का क्या मान लिया जाता है? उसको भी हम मान के चलते हैं कि वो एक फिक्स टाइम है, पक्का टाइम है, तो भी हम क्या लगा देते हैं उसके अंदर? तो भी हम एट लगा देते हैं। फिर आप देखोगे कि कभी कभी टाइम में क्या होता है कि हम मील टाइम की बात करते हैं। मील टाइम, मील टाइम का मतलब होता है खाने का समय। अब खाने का समय तो ब्रेकफास्ट भी हो सकता है, लंच भी हो सकता है, डिनर भी हो सकता है, वो भी तो एक दिन में एक बार होते हैं, इसीलिए वो भी फिक्स टाइम बन जाता है। तो एक जो पक्का टाइम होता है ना, उसको अलग अलग तरह से सोचने से पता चलेगा। वंस इन 24 आवर्स, जो 24 घंटे में एक ही बार हो रहा है वैसा समय। या क्लॉकवाइज टाइम है, कभी 10 बज रहे हैं, कभी 11, कभी 10:20 हो रही है, इस तरह का टाइम 10:30, 10 AM, ऐसे ऐसे वर्ड लिखे होते हैं ना, तो भी हम क्या मान लेते हैं? क्लॉकवाइज और मील टाइम। तो आप जानते ही है किसको बोलते हैं जब आप कैसा टाइम बताते हो? खाने का। और फेस्टिवल, फेस्टिवल्स जो होते हैं ना, फेस्टिवल्स वो भी साल में एक बार आते हैं, तो कह सकते हो वो भी एक फिक्स टाइम बन जाता है, पक्का टाइम। तो आप इनके लिए ही क्या लगाते हो? इनके लिए ही आपको लगाना होता है एट प्रीपोजिशन। जैसे मैं कुछ एग्जांपल देता हूं, आपको समझ में आ जाएगा। जैसे मैं लिखता हूं डैश 10 AM, डैश 10 AM। मैं लिखता हूं आपके लिए नाइट, नाइट। मैं लिखता हूं आपके लिए डैश, उसके बाद लिख देता हूं नून, नून। ठीक है। फिर मैं लिखता हूं आपके लिए डैश मिडनाइट, मिडनाइट। फिर लिखता हूं डैश सनराइज, सनराइज। डैश डिनर, डैश डिनर। अब देखो ये जो मैं वर्ड लिख रहा हूं ना, ये सभी टाइम को दिखाने वाले वर्ड्स होते हैं कि अगर मैं इनका यूज एक टाइम बताने के लिए करूं कि कोई काम कब होता है, कब, तो कब की रिस्पेक्ट में जैसे ही 10 AM आएगा तो मुझे क्या लगाना चाहिए? एट, क्योंकि ये 24 आवर्स में एक बार होता है, क्लॉकवाइज टाइम है ये, क्लॉकवाइज टाइम। फिर आता है नाइट, नाइट एक दिन में एक बार होती है तो एट। नून एक बार होता है तो एट। आपने देखा मिडनाइट एक बार होती है तो एट। सनराइज कितनी बार होता है? एक बार, तो एट। सनसेट कितनी बार होती है? एक बार। डस्क कितनी बार होती है? एक बार। तो ऐसा टाइम जो 24 आवर्स में एक बार होता है। दिवाली में क्या लगा दोगे? एट दिवाली, एट होली, क्योंकि साल में एक बार होते हैं सारे फेस्टिवल। डिनर में क्या लगाओगे? एट डिनर, एट लंच। ठीक है ना, ये चीजें ध्यान रखनी है। तो ऐसे टाइम को बोलते हैं डेफिनेट टाइम। डे ब्रेक, डे ब्रेक एक दिन में एक बार मिलता है तो एट डे ब्रेक। वीकेंड कितनी बार आता है वीक में? एक बार, तो क्या लगा दोगे? एट वीकेंड।
एट वीकेंड। बस इसके जो एक्सेप्शन होते हैं ना, तो आप ध्यान देना वो कौन कौन से होते हैं। एक तो मॉर्निंग, एक इवनिंग और एक आफ्टरनून। इसको लिख लीजिए। मॉर्निंग को क्या लिखते हैं हम लोग? इन द मॉर्निंग। आफ्टरनून को क्या लिखते हैं? इन द आफ्टरनून। ठीक है, इन द मॉर्निंग, इन द आफ्टरनून। और इवनिंग को क्या लिखते हैं आप लोग? इन द इवनिंग। वो एक्सेप्शन होते हैं इसके। अदरवाइज आप देखोगे 24 आवर्स में जो रिपीट टाइम होता है उसमें हम क्या लगाते हैं? उसमें हमें लगाना होता है एट प्रेपोजिशन लगाना है। फिर आता है आपका पीरियड ऑफ टाइम। फिर क्या आता है? पीरियड ऑफ टाइम। तो ये जो पीरियड ऑफ टाइम क्या होता है? आपने देखा होगा, शुरुआत तो हम सेकंड से कर देते हैं। सेकंड से बड़ा क्या होता है जरा बता दो? मिनट होता है। मिनट से बड़ा क्या होता है? बच्चे कह रहे सर आर होता है। आर से बड़ा क्या होता है जी? डे होता है। डे से बड़ा क्या होगा? वीक। वीक से बड़ा क्या होगा? मंथ। मंथ से बड़ा क्या होगा? आप कह रहे हैं मंथ से बड़ा होता है ईयर। ईयर से बड़ा क्या होता है जी? डेकेड होता है। डेकेड क्या होता है? डेकेड होता है 10 ईयर्स, 10 सालों को बोलते हैं। फिर होता है सेंचुरी। फिर क्या होता है? सेंचुरी। अरे तो ये सारे के सारे कौन से टर्म में बताते हैं? ये सारा ही तो पीरियड ऑफ टाइम है। आपने बोला अ मिनट तो 60 सेकेंड का ग्रुप है। आपने बोला अ ईयर, एक साल 365 दिन का ग्रुप है। आपने बोला अ मंथ, आपने देखा मंथ में कितने डेज होते हैं? 30, 31 ग्रुप है। आपने बोला सर डेकेड 10 सालों का ग्रुप है। आपने बोला सेंचुरी 100 सालों का ग्रुप है। और जहां जहां ग्रुप है वहां वहां क्या लगाते हैं? इन लगाते हैं। अगर आपने बोल दिया वीक तो क्या लगाओगे? अ वीक, इन अ वीक। अगर आपने लिखा मंथ तो क्या बोलोगे? अ मंथ। तो क्या बोलना पड़ेगा? इन अ मंथ। ईयर, इन अ ईयर। लेकिन ध्यान रखे, मंथ बोलोगे तब भी इन। मंथ का नाम बोल दिया अगर आपने, अप्रैल, मई, जून, तब भी इन। आपने ईयर बोल दिया तब भी इन। अगर ईयर का नाम लिख दिया 2007, 2010, तब भी इन। ठीक है, इनका नाम भी हो सकता है साथ में। आपने बोला समर, समर तो बहुत बड़ी होती है तो इन लगा दिया। विंटर, इन विंटर। ऑटम, इन ऑटम। तो कहने का मतलब हम बड़े लंबे पीरियड टाइम के लिए, आपने बोला 10 मिनट्स तो आप इन लगाओगे, क्योंकि जब लंबा टाइम होता है तो उसको बोला जाता है पीरियड ऑफ टाइम। और पीरियड ऑफ टाइम के लिए क्या लगाया जाता है माय डियर? इन लगाते हैं उसके लिए। फिर आता है डे और डेट। डे और डेट क्या होता है बच्चे पूछ रहे हैं? सर डे और डेट का मतलब होता है या तो कोई डेट मेंशन की जाए तो ऑन लगाना। आगे देखो जरा, जैसे मैंने लिखा आपके लिए द सेकेंड ऑफ मार्च। द सेकेंड ऑफ मार्च लिख दिया मैंने आपके लिए। तो मुझे यहां पे आपके लिए क्या लगा देना चाहिए? प्रीपोजिशन ऑन। बच्चे कह रहे सर क्यों? क्योंकि जब जब डेट आएगी तो डेट से पहले हमें प्रीपोजिशन के रूप में एट नहीं, इन नहीं, ऑन लगाना चाहिए। फिर आता है डैश संडे। संडे, इसके एंड में क्या आ गया बताओ? डे। तो डे है तो क्या आएगा? ऑन संडे। मैंने बोला डैश चिल्ड्रन डे। चिल्ड्रन डे, तो चिल्ड्रन डे बोलोगे तब भी क्या लिखा जाएगा आपके लिए? चिल्ड्रंस डे लिखा जाएगा। तो क्या लिखेंगे आप? लिखेंगे ऑन चिल्ड्रंस डे। डैश बर्थडे। डे आना चाहिए, ऐसे नहीं वीक के नाम बोल रहा हूं मैं आपको, डे आना चाहिए। तो बर्थडे में क्या लिखोगे? ऑन बर्थडे। डैश हॉलीडे, तो क्या लिखोगे? ऑन हॉलीडे। यानी डे एंड में आता चला जाएगा तो क्या लगाना होगा? ऑन। कोई डेट आ जाएगी तब भी क्या लगाओगे? ऑन प्रीपोजिशन। ऑन प्रीपोजिशन। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, चलो हम 2-3 सेंटेंस लिखते हैं, उसमें बताना क्या प्रीपोजिशन लगाओगे आप। फिर से ट्राई करते हैं। देखो एक बार मैं रिवाइज करा दूं आपको, तो ध्यान दे। अगर मुझे टाइम फिक्स नजर आया तो मैं एट लगाऊंगा, उसमें कोई ग्रुप नजर आया तो मैं इन लगाऊंगा, डे और डेट आया नजर तो मैं क्या लगा दूंगा? उसमें ऑन लगा दूंगा। ठीक है डियर स्टूडेंट, जैसे मैं बोलूं कि द बेल रिंग्स डैश 10 AM। इस तरह से अगर मैं बोलूं आपको वी गेट अप अर्ली डैश द मॉर्निंग। I am waiting for you dash
डिनर। फिर मैं आपको के लिए लिखता हूं शी गेव मी a nice gift dash my birthday। एक ये लिख दिया मैंने आपके लिए। फिर एक और लिख देते हैं आपके लिए, एक और लिखूं आपके लिए कि I saw an old movie dash Sunday। अब जरा देख लो तो इसमें कौन कौन से प्रीपोजिशन यूज करेंगे आप उनको देखोगे किस हिसाब से। आपने देखा बेल रिंग होती है और कितने बजे होती है 10 AM, तो ये तो फिक्स टाइम हो गया। ये टाइम तो आपका फिक्स टाइम है, इसको ही तो बोलते हैं पर्टिकुलर टाइम, डेफिनेट टाइम। तो ये डेफिनेट टाइम है, पर्टिकुलर टाइम है, फिक्स टाइम है, तो मुझे इसके लिए तो एट लगाना चाहिए। कोई कंफ्यूजन ही नहीं है इस टाइम में, क्लॉकवाइज टाइम। फिर मैंने बोला कि वी गेट अप अर्ली डैश द मॉर्निंग, हम सुबह जल्दी उठते हैं। कब उठते हैं? सुबह जल्दी। तो ये टाइम वाला वर्ड है हमारा। तो लेकिन ध्यान देना कि अब यहां पे आप एट नहीं लगाओगे। हालांकि मॉर्निंग एक बार होती है, पर मैंने आपको 3 एक्सेप्शन बताए कौन कौन से। एक तो इन द मॉर्निंग होता है, एक इन द आफ्टरनून होता है और एक इन द इवनिंग होता है। तो यहां इन लगाना पड़ेगा आपको, इन। फिर आता है आई एम वेटिंग फॉर यू, मैं आपका वेट कर रहा हूं। और कब वेट कर रहा हूं? डिनर पर। तो डिनर पर तो मुझे क्या लगाना चाहिए? एट डिनर लगाना चाहिए। एक बार होता है डिनर भी। फिर मैंने बोला शी गेव मी अ नाइस गिफ्ट, मुझे उसने गिफ्ट दिया। और कब दिया? माई बर्थडे पर, मेरे बर्थडे पर। तो बर्थडे में क्या आएगा भाई? ऑन आएगा। बर्थडे में तो ऑन आएगा क्योंकि डे से एंड कर रहे हो। फिर आता है आई सो एन ओल्ड मूवी, मैंने एक पुरानी मूवी देखी। और कब देखी? संडे। और संडे में भी डे है तो क्या लगा दिया जाएगा? ऑन संडे। तो इस तरह से चलना पड़ता है हमें। तो देखो ना जरा ध्यान से, आज की क्लास में आपने कितने प्रीपोजिशन पढ़ लिए? आपने आज शुरुआत किससे की थी? बिटवीन और अमंग, अमंगेस्ट से शुरुआत करी। बिटवीन का मतलब 2 होता है और बिटवीन के बाद अमंग, अमंगेस्ट का मतलब बनता है 2 से ज्यादा के बीच में। फिर आपने कुछ कंपैरिजन वाले कंजंक्शन और प्रीपोजिशन देखे, तो देन में कंफ्यूजन रहता है, ये कंजंक्शन और प्रीपोजिशन दोनों बन जाता है। तो देन यहां पे आप देखो तो डिग्री के साथ यूज करते थे, लेकिन IOR और प्रेफरेबल के साथ टू होता है। डिफरेंट के साथ हम फ्रॉम लगाएंगे। फिर आपने देखा कि डील इन, डील विद होता है। डील इन का मतलब बिजनेस से होता है और डील विद का मतलब हैंडल करने से होता है। आपने देखा मैरी के साथ टू लगा सकते हैं, नो प्रीपोजिशन भी होता है। तो मैरी के साथ टू कब लगता है? जब आपका सेंटेंस पैसिव फॉर्म में होता है। और अगर एक्टिव होता है तो हम क्या लगा देते हैं? हमेशा नो प्रीपोजिशन। फिर हमने देखा बिसाइड्स और एक्सेप्ट में क्या अंतर है। तो बिसाइड का मतलब साइड में होता है, बिसाइड्स का मतलब किससे होता है? बिसाइड्स का मतलब होता है इंक्लूड करने से, और एक्सेप्ट का मतलब होता है नॉट इंक्लूड करने से। फिर हमने देखा कि कुछ टाइम को बताने वाले प्रीपोजिशन, प्लेस को बताने वाले प्रीपोजिशन है, जैसे एट, इन, ऑन। तो हमने देखा डेफिनेट पक्का टाइम है तो एट लगा दो, पीरियड टाइम के लिए इन लगा दो, और अगर आपको डे और डेट नजर आता है तो ऑन लगा दो। और ये हमने लास्ट में इसकी प्रैक्टिस कर ली। ठीक है, तो डियर मुझे लगता है आपने बड़े ध्यान से इन प्रीपोजिशन को पढ़ा होगा। आप इसको डिटेल में पढ़ो, ध्यान से प्रैक्टिस करो। फिर हम नेक्स्ट क्लास में मैं इनकी प्रैक्टिस लेके आऊंगा आपके लिए, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। और आपके एग्जाम में जो जो क्वेश्चन आते हैं जिस स्टाइल से, वो सारे क्वेश्चन मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा। इसी तरह से वीडियो को देखते रहें, अपने फ्रेंड सर्कल में वीडियोस को शेयर कीजिए, और इस अभिनंदन बैच को हम सक्सेसफुल बैच बनाएंगे। और आपका एग्जाम इस बार जरूर क्रैक होगा। बड़े ध्यान से, केयरफुली आप सारे लेक्चर्स को पढ़ो और मान के चलिए इस बार आपको एग्जाम क्रैक जरूर करना है, ध्यान से। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।